हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो में हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की जो लेक्चर्स थे उसमें हमने सबसे पहले बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया था और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सेल ग्रोथ कर्व को समझा था कि किस फेज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लैग फेज़, लॉग फेज़ और स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज़ से को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। अधिकतर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जनरेशन टाइम क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या है। और यही जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी और थ्योरी के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से समझेंगे जनरेशन टाइम और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दोनों के। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि एक बैक्टीरिया जो है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 1 मिलियन बैक्टीरिया बना सकता है कुछ ही घंटों के अंदर, तो आप ये बात समझेंगे, आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान इस पे होता है कि हम ग्रोथ को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि ग्रोथ का रेट क्या है, कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, या क्या कितना स्पीड है ग्रोथ का, ये कहना चाहिए। या फिर जो बायो प्रोसेस की इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रोथ को क्वांटिफाई कैसे कर सकती हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं जो ग्रोथ रेट है। ये सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रोथ के रेस्पेक्ट में दो दो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो है जनरेशन टाइम और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ये दोनों पैरामीटर्स ग्रोथ से रिलेटेड हैं और ये हमें ये लगभग लगभग बताते हैं कि सेल का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो भी डिटेल में देखेंगे दोनों ही पैरामीटर्स को और उनके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद मैं दिला दूँ कि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक इस तरीके का डायग्राम देखा था। ये सेल ग्रोथ कर्व है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि लैग फेज़ क्या होता है, लॉग फेज़ क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ क्या होता है और डेथ फेज़ क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हमें ये जानना होता है कि हाउ क्विकली अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डिवाइडिंग, तो हम अक्सर लॉग फेज़ की बात करते हैं। लॉग फेज़ में ही हम जो ग्रोथ तेज़ी से हो रही है उसको देखते हैं। तो 2 पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गया हमारा जनरेशन टाइम वाला पैरामीटर और दूसरा हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट वाला पैरामीटर। ये दोनों पैरामीटर्स हमें ये दिखाते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना क्विकली ग्रो कर रहा है, कितना क्विकली डिवाइड कर रहा है। आगे इसके बारे में एक-एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन सेल डिवीजन। यानी कि एक सेल डिवीजन को होने में कितना टाइम लग रहा है उसी को जनरेशन टाइम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल था, इस सेल से 2 सेल बनाए गए। अब इसमें मान लीजिए 10 मिनट का समय लगा, तो 10 मिनट मेरा क्या हो गया, जनरेशन टाइम हो गया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक सेल डिवीजन में जितना टाइम लगे उसी को जनरेशन टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल से 2 सेल बनाए, मान लीजिए 20 मिनट लगा, तो जनरेशन टाइम कितना हो गया, 20 मिनट। अब मान लीजिए 2 सेल से अगर 4 सेल बन रहे होंगे तब भी 20 मिनट लगेगा, क्योंकि डबल होने में उतना ही टाइम लग रहा है, एक बार सेल डिवीजन होने में 20 मिनट ही लगेगा। तो 2 सेल से 1 सेल से 2 सेल होने में भी 20 मिनट लगा, 2 सेल से 4 सेल होने में भी 20 मिनट लगा और 4 सेल से 8 सेल होने में भी 20 मिनट का ही समय लगेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो 2 टू 4 भी 20 मिनट्स ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 टू 2 होने में 20 मिनट्स लगे और 2 टू 4 होने में केवल 10 मिनट लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो टाइम जो जनरेशन टाइम है वो लगभग-लगभग वो सेम ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, 1 सेल से 2 सेल बनाए, 2 सेल से 4 सेल बनाए, 4 सेल से 8 बनाए, 8 से 16 बनाए। इन सभी में
ज़ीरो, अगर हम एक सेल जिस समय मेरे पास था उसको 0 मिनट कंसिडर कर लें, तो जो पहला डिवीज़न हुआ उसको करने में 20 मिनट लगे। फिर अगर हम एक सेल से 4 सेल तक गए तो टोटल मिलाकर के 40 मिनट हुआ। एक सेल से 8 सेल गए तो टोटल मिला के 60 मिनट हुआ। एक सेल से 16 सेल तक गए तो टोटल मिलाकर के 80 मिनट हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। तो इसीलिए टोटल लास्ट में 80 मिनट लगा। तो कहने का मतलब है सेल डिवीजन जो हो रहा है वो सेम टाइम में हो रहा है। खास तौर पे अगर हम लॉगरिथमिक फेज की बात करते हैं तो जो जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम मतलब अगेन कि एक सेल से दो सेल कितनी देर में बन रहे हैं या सेल डिवीजन में, एक सेल डिवीजन में कितना समय लग रहा है, वो कांस्टेंट है। तो ई कोलाई अंडर आइडियल कंडीशंस, अब आइडियल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, जब हम लॉग फेज की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम है वो फिक्स्ड है और लगभग लगभग 20 मिनट का होता है। क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कंटामिनेशन जो है वो बहुत ही क्विकली स्प्रेड करता है। अब 20 मिनट के अंदर अगर सेल की पॉपुलेशन डबल हो जा रही है तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर 20 मिनट बाद एकदम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा पॉपुलेशन के अंदर। इसीलिए जो कंटामिनेशन होता है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट का। अभी-अभी मैंने आपको बताया कि कंटामिनेशन इसीलिए एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में पॉपुलेशन डबल हो जा रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि इतना टाइम इंटरवल बीता या इतनी जनरेशंस बीती, इतनी जनरेशंस पास हुई, तो बताइए फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। तो इस फॉर्मूला इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मुझे लगता है कि आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा होगा। ये फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू एन जीरो इंटू टू टू दावर n होता है और कई जगह पे n को आप nt भी लिखते हैं, यानी कि सेल पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t। n भी लिख सकते हैं, nt भी लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू एन जीरो इंटू टू टू दावर n। तो अगर हम कहें यहाँ पे n क्या है, फाइनल सेल नंबर या सेल नंबर आफ्टर टाइम t, ठीक है। एन जीरो क्या है, इनिशियल सेल नंबर, यानी कि जिस सेल नंबर से हमने शुरुआत की थी, हो सकता है एक सेल से या दो सेल से या 5 सेल से ऐसे शुरुआत की हो। और स्मॉल n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ जनरेशंस, कितनी जनरेशंस पास ऑन हुई है। इसके ऊपर कई बार गेट में सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अलग अलग एग्जामिनेशन में डीबीटी, सीएसआईआर वगैरह में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन जरा देखा जाए। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है इस टॉपिक के ऊपर। इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है 100, तो ये हमारा क्या हो गया, n की वैल्यू। नंबर ऑफ जनरेशंस 5, ये n0 मुझे लिखना चाहिए, सॉरी। नंबर ऑफ जनरेशंस 5 दिया हुआ है तो ये वैल्यू हो गई मेरी स्मॉल n की। और फाइनल नंबर ऑफ सेल्स मुझसे पूछ रहा है, दैट मीन्स ये n पूछ रहा है। तो मेरे को एक ही फॉर्मूला यहाँ से पता है अभी, n इज इक्वल्स टू n0 इंटू टू टू दावर n। अब यहाँ पे n0 की वैल्यू मुझे 100 दी हुई है, इंटू टू टू दावर 5 कर दिया, तो टू टू दावर 5 32 होता है। तो 3200 सेल्स फाइनली मेरे पास होंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो इंटू टू टू दावर एन वाले फॉर्मूले से निकल सकता है। तो ये हमने जनरेशन टाइम के बारे में यहाँ पे देखा। अब जो दूसरा पैरामीटर है ग्रोथ का, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या बताता है, देखिए जनरेशन टाइम तो हमें ये बताता है कि एक सेल डिवीजन करने में कितना समय लग रहा है या सेल को डबल होने में, सेल का नंबर डबल होने में कितनी देर लग रही है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की बात करते हो तो इट टेल्स अस हाउ फास्ट सेल्स आर ग्रोइंग। सेल कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है इसको बताता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। एक सेल की ग्रोथ रेट क्या है उसको बताता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखें तो इंक्रीज इन बायोमास, कितना इंक्रीज हुआ है बायोमास में। जैसे किसी चीज का वेट जो है या किसी एक छोटे बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है, ठीक है। अब उसने कुछ खाया या कुछ बहुत अच्छे से खा रहा है, उसका धीमे धीमे वेट कुछ दिन में 15 किलोग्राम हो गया। तो इंक्रीज इन बायोमास पर यूनिट बायोमास पर यूनिट टाइम, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 किलोग्राम। कितना उसका इनिशियल बायोमास था, 10 किलोग्राम। तो 5/10, और कितने दिन में हुआ, कितने टाइम में हुआ, इसको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इंक्रीज इन बायोमास पर यूनिट बायोमास
पर यूनिट टाइम भी ध्यान देना है, कितने टाइम में हुआ ये बात, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो अगर हम अपने केस में बात करें, तो जैसे कि इंडिविजुअल का वेट इनिशियली 10 केजी था, तो इनिशियली मान लीजिए कि वेट 10 केजी था, फिर फाइनल वेट जो हो गया वो मान लीजिए 15 केजी हो गया, 15 केजी हो गया। और ये जो टाइम जिस समय के दौरान हुआ, वो कितना भी टाइम आप मान लीजिए हम अपने पर्पस के लिए 5 आवर्स लिख रहे हैं, उसको समझ सकते हैं। तो देखें कि यहाँ पे 5 हो गया अपॉन 10 इंटू पर यूनिट टाइम कहा जा रहा है, तो 5 दिन में या 5 घंटे में इंटू 5 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो गया। तो अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला भी देखें, जो जिस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे एक तरीके से दिखाया है, तो म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, बेसिकली dx/dt क्या दिखा रहा है, ये जो टर्म है ये क्या दिखा रहा है, ये टर्म दिखा रहा है कि बायोमास में कितना इंक्रीज हुआ पर यूनिट टाइम। और 1/x से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि हम पर यूनिट बायोमास भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, dx/dt पर यूनिट टाइम, और उसको फिर से 1/x से डिवाइड किया तो पर यूनिट बायोमास निकल गया। तो एक्चुअली डेफिनेशन भी तो मेरी यही कह रही है, इंक्रीज इन बायोमास पर यूनिट बायोमास पर यूनिट टाइम, इसीलिए ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है। जनरेशन टाइम मतलब एक सेल डबल कितने देर में हो रहा है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया, बायोमास में कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट बायोमास, या कोई भी सेल कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे डबल होने की बात नहीं कही जा रही, ग्रो करने की बात कही जा रही है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक और फॉर्मूला है जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के लिए यूज होता है, म्यू इज इक्वल्स टू ln x माइनस ln x नॉट। अब यहाँ पे x का मतलब क्या हो गया, ln का मतलब हो गया नेचुरल लॉगरिथम, x का मतलब यहाँ पे हो गया फाइनल बायोमास। मान लीजिए फाइनल बायोमास जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 केजी था, इनिशियल बायोमास का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 10 केजी था। तो ln x माइनस ln x नॉट अपॉन t, ये हो गया। t का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट यहाँ पे। तो म्यू इज इक्वल्स टू ln x माइनस ln x नॉट अपॉन t टाइम। तो ये भी एक फॉर्मूला है म्यू का, और ऊपर जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये भी एक तरीके का, ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही एक क्रूड एग्जाम्पल की मदद से भी ये समझाया कि ये क्या है। बहरहाल इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए बाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप को थोड़ा-सा देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ामिनेशन में आती भी है। तो लार्जर म्यू का मतलब होता है, लार्जर म्यू का मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, म्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब हो गया सेल बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, इसका मतलब सेल की ग्रोथ बहुत फास्ट है, तो यही चीज़ लिखी गई है। लार्जर म्यू का मतलब हो गया फास्टर ग्रोथ, सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और स्मॉलर म्यू का मतलब हो गया स्लोअर ग्रोथ, सेल धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखें रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड जनरेशन टाइम। देखिए, जनरेशन टाइम और म्यू के बीच में एक ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, कैसे आया है इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो G इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन म्यू। तो G का मतलब जनरेशन टाइम, म्यू का मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ln2 या नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो यहाँ पे मैंने ये भी वैल्यू लिख दी है। तो G इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन म्यू। अब आप खुद एक लॉजिकल एस्पेक्ट से सोचें, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का म्यू ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा तो जो उसका जनरेशन टाइम होगा, जनरेशन टाइम मीन्स कितने देर में डबल हो जाएगा, तो जनरेशन टाइम घट जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल होने में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सेल बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हाइयर म्यू, स्मॉलर जी, और इसका मतलब हो गया फास्टर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लोअर म्यू, हाइयर जी, और इसका मतलब हो गया स्लोअर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर ज़रा देखते हुए चलते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू 0.35 आवर इनवर्स और जनरेशन टाइम पूछ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला अभी अभी देखा कि जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन म्यू। इसी को अगर हम दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो 0.693 अपॉन 0.35। तो अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो रफली अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट अ मिनट, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.35 तो 1.98 आएगा लगभग लगभग। 1.98 तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसको हम लगभग लगभग 2 के आसपास 2 कंसिडर कर सकते हैं, 2 आवर इनवर्स। याद रखिएगा जनरेशन टाइम का जो यूनिट होता है वो आवर इनवर्स होता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की। आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी या बायोप्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो म्यू के बारे में चिंता क्यों करें? एक्चुअली म्यू ही तो सब कुछ है बायोप्रोसेस या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगी कि सेल तेजी से ग्रो करे। जब सेल तेजी से ग्रो करेगा तो ही वो एक अपनी पर्टिकुलर ग्रोथ के लेवल को रीच कर पाएगा, और तो और वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोडक्टिविटी कर रहा है वो उसको प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ग्रोथ रेट पे ही क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं? पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी, क्या वो प्रोडक्शन करने वाला है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा। फर्मेंटेशन टाइम कितना लगेगा, अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्मेंटेशन के थ्रू आएगा तो उस जब सेल उतना ग्रो कर जाएगा तभी वो फर्मेंटेशन कर सकता है, तो फर्मेंटेशन टाइम कितना होगा। आखिर इस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट कितनी लगने वाली है, या बायोमास का फॉर्मेशन कितना होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ रेट के ऊपर ही डिपेंड करेंगी या स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। फास्टर ग्रोइंग कल्चर रिड्यूसेस प्रोडक्शन टाइम। तो सबसे जो क्रिस्प लाइन है वो ये है कि जितना तेजी के साथ स्पेसिफिक ग्रोथ या जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी हो जाएगी। तो फास्टर ग्रोइंग कल्चर्स रिड्यूसेस प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन टाइम घट जाएगा, ये चीज़ कहने का मतलब है। अब आगे बढ़ें और एक और क्वेश्चन को ज़रा देखें। बैक्टीरियल कल्चर हैज़ म्यू इज इक्वल्स टू 0.462 आवर इनवर्स। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ गलत देखी, जनरेशन टाइम जो है वो 2 आवर्स होना चाहिए, 1.98 या अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो म्यू है वो आवर इनवर्स है तो जनरेशन टाइम आवर में हो जाएगा। तो अब वापस आते हैं और यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं बैक्टीरियल कल्चर हैज़ म्यू 0.462 आवर इनवर्स। तो कैलकुलेट जनरेशन टाइम, फॉर्मूला वही है जो हमने अभी आपको बताया था कि म्यू इज इक्वल्स टू या रादर जी इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन म्यू। इसको आप कैलकुलेट करने चलिए तो 0.693 अपॉन 0.462, इसको जब आप करेंगे तो जनरेशन टाइम जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो रफली 1.5 आवर्स आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू भी लिख रखी है, ये भी आंसर है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इफ कल्चर स्टार्ट्स विद 10 टू द पावर 6 सेल्स एंड अंडरगोज 10 जनरेशंस, डिटरमाइन फाइनल सेल नंबर। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे आपको देखें अगर तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, यानी कि अगर हम कहें तो n0 की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 6 और नंबर ऑफ जनरेशंस दिए हुए हैं कितने, 10 जनरेशंस 10। तो हमसे फाइनल सेल नंबर पूछा जा रहा है तो n टी या n की वैल्यू पूछी जा रही है तो n इज इक्वल्स टू n0 इंटू 2 रेज टू द पावर n। यहाँ पे अगर हम कहें तो n0 की वैल्यू 10 टू द पावर 6 और 2 रेज टू द पावर 10 हो गया। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 2 रेज टू द पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। 1024 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 तो 123, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.024 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ये नंबर ऑफ सेल्स आ गए। तो उम्मीद है कि ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फेज ऑफ ग्रोथ कर्व इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो नंबर ऑफ फेजेस है, जैसे कि लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। आप कह सकते हो कि किसी में भी अगर हम जो ग्रोथ रेट है उसको कैलकुलेट करें तो क्या दिक्कत है, आप हमेशा लॉग फेज में ही क्यों कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए लॉग फेज में जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि जो भी
सेल की ग्रोथ रेट है वो फिक्स्ड है। कुछ इस तरीके से समझें कि एक मान लीजिए आप एक कार चलाना चाहते हो, एक कार की टॉप स्पीड आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इस तरीके से समझिए। तो आप कार की टॉप स्पीड कब कैलकुलेट करोगे? अगर हम लॉग अगर आप कहोगे कि सर लैग फेज में कैलकुलेट कर, या अगर हमने गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट करी, क्या उसी समय से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? उसी समय कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया एक एग्जांपल लैग फेज का। जब आपने गाड़ी स्टार्ट की, क्या उस समय कैलकुलेट कर सकते हो हाईएस्ट स्पीड? नो। क्या आप तब कैलकुलेट कर सकते हो जब आप बिल्कुल बिजी रोड के ऊपर जा रहे हो? नहीं। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हो स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी फेज में क्या है, बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें आती जा रही हैं, बहुत सारे सेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक सेल की ग्रोथ रेट आप नहीं उस समय कैलकुलेट कर सकते, मैक्सिमम ग्रोथ रेट। फिर अगर आप कहो कि नहीं, डिक्लाइन फेज या डेथ फेज में क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? उस समय ऑप्टिमल कंडीशंस बची ही नहीं है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर चुके हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं है। लॉग फेज में आप एकदम हाईवे की तरीके से उसको कंसिडर कर सकते हो, सेल्स की अमाउंट ज़्यादा नहीं है, कंडीशंस ठीक हैं, और तो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल है, इसीलिए सेल अपनी अच्छी ग्रोथ रेट वहाँ पे दिखा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे लॉग फेज में ग्रोथ रेट या स्पेसिफिक ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम वगैरह जो है वो जनरली जब कैलकुलेट किया जाता है तो आप लॉग फेज में कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स अ जनरेशन टाइम ऑफ 30 मिनट्स। तो जनरेशन टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट्स। तो हाउ मेनी जनरेशन अकर इन 3 आवर्स? तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, तो पूछा जा रहा है कितनी जनरेशन 3 घंटे में होगी। तो जनरेशन टाइम का आपको मतलब पता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सेल था, एक से 2 सेल होने में 30 मिनट लगे, फिर 2 से 4 सेल होने में फिर 30 मिनट लगेंगे, फिर 4 से फिर 8 होने में फिर 30 मिनट लगेंगे, फिर 8 से 16 होने में फिर से 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ तक कितना हो गया? 2 घंटे तो हो गए। फिर यहाँ से 16 से 32, 32 से 64, तो यहाँ पर भी 30 मिनट लगे और यहाँ पर भी 30 मिनट लगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई और ये सिक्स्थ हो गई। तो इन हाउ मेनी जनरेशंस विल अकर इन 3 आवर्स? तो ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा और ये हो गया 3 घंटा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक और तरीका है, 3 या जो टोटल टाइम है अपॉन आप इसको जनरेशन टाइम कर दीजिए, टी अपॉन जी इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से करें तो 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन 30 हो गया, तो कैलकुलेट कर लीजिए 6। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी दिखाई कि कितने नंबर ऑफ जनरेशन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 जनरेशन्स में। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी है, हमारे गेट के बीटी और एक्सेल के जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं 15 जून से। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन बैचेस का पार्ट होने में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528, 8299134528 इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अंतिम कुछ सीट्स बाकी हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हैं और इस बैच का पार्ट हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें पास में मिले हुए हैं। वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो बैच के बारे में बता रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको और क्या पढ़ने की इच्छा है, हम ज़रूर उसको अपने मटेरियल में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।